टेंथ में हो और मैथ की तैयारी यानी कि गणित की तैयारी कर रहे हो, 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं क्लास 10 मैथ में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और टारगेट 90+ है, हम आपको टारगेट 90+ लेकर चल रहे हैं, आपको 90% दिला के रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। पहला प्रश्न आप देखो, यहां आपका पाई है। आपने पाई का नाम सुना होगा, जिसका वैल्यू 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि पाई है, पाई आपका ए ऑप्शन है, एक पूर्णांक है या फिर वी है, एक परिमेय संख्या है या सी है एक अपरिमेय संख्या, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो पाई है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद ही रखना है। आप लोग इसे नोट कर लेना। जितना मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इन सारे को नोट्स कर लेना। ओके, और आपकी सारी तैयारी हो जाएगी ओनली 10 दिन में। ठीक है, तो यहां आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग फोकस करो कि किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए, जैसे किसी तल में दो रेखाएं दी गई हैं, रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा संभव नहीं है। ये चार आपका तल की रेखाएं दी हुई हैं। पहला देखो, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। देखो, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये संभव है, लेकिन हमें क्या बताना है कि संभव नहीं है। दूसरा देखो कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। हाँ, अगर आप दोनों रेखाओं के समांतर करोगे तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तो ये भी संभव है। तीसरा है दोनों रेखाएं संपाती होंगी। चलो, ये भी सही है, दोनों रेखाएं संपाती भी हो सकती हैं। लेकिन लास्ट वाला देखो, दोनों रेखाएं हैं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। भाई, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, प्रतिच्छेद भी करें और समांतर भी रहे। ठीक है, दो रेखाएं हैं केवल, तो ये आपका असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो हमारा ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब आपको इसको सॉल्व करके समझना है। देखो, जब आप सॉल्व करके समझोगे तो बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जो आपका यदि द्विघात समीकरण। ये बहुत ज्यादा VIMP क्वेश्चन है। अगर आप तैयार करके जाओगे तो ये मैं आपको कह सकता हूं 100% की बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। द्विघात आपका है समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है। मूल समान मतलब वहां जो विविक्तर होगा वो 0 होगा, तो k का मान होगा। यहां से आपको k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आपको मैंने एक सूत्र पढ़ाया था, कौन सा सूत्र है? v² d = v² - 4ac। मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपका जो समीकरण दिया हुआ है इसको आप लिख लो। कौन सा समीकरण है आपका? है 3x² - 6x एंड +k = 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है। अब आपको यहां पूछा जाए, जो आपका दी गई समीकरण है, इसमें अगर a पूछा जाए, v पूछा जाए, c पूछा जाए, तो आप लोग जानते होंगे a हमारा क्या है। यहां से a जो हमारा ये जो x² का गुणांक है ये a है। v क्या है? v जो हमारा x का गुणांक है वो है, यानी कि -6, एंड c क्या है? c हमारा k है। अब ये तीनों अगर आपको पता चल गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, फिनिश, यानी कि पूरा लग गया। देखो, अब आपको एक सूत्र याद रखना है, ओनली वन। कौन सा सूत्र है? सबसे पहले ऊपर दिया गया है कि इनके मूल क्या है? समान है। मूल क्या है? समान है। अगर मूल समान है तो यहां आप लोग लिख दो, आपको दिया है तो भाई लिख दो, मूल क्या है? समान है। याद रखना, मूल समान है। तो अगर मूल समान हो तो आप लोगों को एक बात याद रखना है, यहां जो विविक्तर होगा d, विविक्तर, ठीक है, विविक्तर जो होगा d, ठीक है, इसे d से प्रदर्शित करते हैं। d जो होगा वो बराबर 0 के होगा।
अब आपको मैं एक सूत्र बताता हूं जिसके द्वारा आपका पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ये सूत्र कौन सा है? यहां आपका d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन मैंने d को क्या माना है? शून्य माना है, ठीक है, तभी तो हम k का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। अब v का मान हमारा कितना है? -6, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एंड -4 इंटू a की वैल्यू हमारी 3 है, इंटू c की वैल्यू हमारा k है, बराबर 0। सारा चीजें आप समझ कर जाओ, ठीक है। यहां से आपका जब आप 6 का वर्ग करोगे तो आपका 36 हो जाएगा, और माइनस आपका मतलब 4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, 12 के बराबर 0। अब यहां से अगर आप देखो -12 के बराबर आप इसको आप इधर लाओगे तो -36 हो जाएगा, और k की वैल्यू जो आएगी आपका -36 एंड बटे में आपका 12 हो जाएगा। तो 12 एंड माइनस में, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस कट जाएगा, एंड यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो वैल्यू k का आएगा वो 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से जो k की वैल्यू हमें मिली वो कितना मिला? 3 मिला। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, यहां से हमें जो k की वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगा, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ में आया? तो यहां से आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, केवल एक सूत्र मैंने लगाया है, वो क्या है? d बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि मैंने d को शून्य माना क्योंकि इनके मूल समान है। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चंस आप याद कर लो, लाइकेज लगाकर सीख लो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ जो मैं बता रहा हूं वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो कि समीकरण जो हमारा है x + 6 क्या है? x + 6 एंड x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। अब इसके मूल क्या होंगे ये आपसे पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मूल आप ज्ञात कर सकते हो। पहले आप ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन हमारा है a बराबर, a हमारा ऑप्शन है 6,5, v है -6,5, c है हमारा -5,6, d है -5,6। अब आप इसके मूल कैसे ज्ञात करोगे? बहुत आसान है, अगर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो जानते होंगे। सबसे पहले आपको दिया क्या है ये देखो, हमें दिया क्या है, यहां आप लोग ध्यान से देखो, यहां हमारा है x + 6 एंड x - 5 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब इसका मूल अगर याद करना है तो यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, x + 6 बराबर आप 0 कर लो एक बार, और एक बार आप x - 5 बराबर 0 कर लो। अब यहां से x बराबर आपको एक बार -6 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू जो होगी हमें -6 मिलेगा। और यहां से अगर एक बार देखा जाए x बराबर ये आपका -5 है, इधर जाएगा +5 मिल जाएगा। तो यहां से हमें 2 वैल्यू मिल गई ना x का, 2 वैल्यू मिल गई, एक तो -6 और एक -5। तो इसका जो मूल होगा वो -6,5 होगा। बस यही तो हमारा मूल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूल आपको क्या मिला? ये हमें मिलेगा -6,5, ये है, अतः समीकरण के मूल यही होंगे। तो -6,5, तो यहां आपका ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग बताओ? -6,5 है ना, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये इतना आसान है ना, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, बार बार उसे लगाओ कि हाँ हमने ताकत है, हम इसे लगा कर दिखाएंगे, ठीक है। आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो कि बोर्ड एग्जाम में आप ओनली 1 मिनट में करो, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा उतना। वहां आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लघु उत्तरीय, और आपको ऑब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कम समय लेना है, कम समय में, क्योंकि आपको ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि वहां आपको ज्यादा मार्क मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहां आपको ये देखो, आप इससे चुटकियों में सॉल्व करना सीखो, आप लोग इसका प्रैक्टिस करो बार बार। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर फोकस करो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का मैंने ये जो लिया है ना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको लगाकर ही जाना है त्रिभुज का। देखो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछ रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान है, मतलब आकार तो समान है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन परंतु आकार जो है ना आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो कहलाती है। मतलब उनका आमाप समान नहीं है, कोई मतलब उसका माप ज्यादा है किसी का और किसी का माप कम है, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। मतलब उनका आकार समान है, जैसे वे हैं वैसे वो भी हैं, और इनका जो अमाप है, मतलब उनका माप जो है वो भिन्न भिन्न है, मतलब समान नहीं है। तो अब आप लोग दिमाग लगाओ कि वो आपका सर्वांगसम आकृतियां कहलाएंगी, या समान आकृतियां कहलाएंगी, या समरूप आकृतियां कहलाएंगी, या सममित आकृतियां कहलाएंगी।
ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड लगाना, आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। देखो यहां कह रहा है कि जिनकी आकृतियां, यानी कि दो आकृतियां जिनके आकार समान है, मतलब वो रूप में एक जैसे हैं, तो वो क्या होंगी? समरूप होंगे। सम मतलब समान, रूप मतलब रूप, तो समान रूप, तो ये हमारी हो जाएंगी ना समान, जो आपका समरूप आकृतियां क्या हो जाएंगी? समरूप आकृतियां। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे। थोड़ा सा अगर समझ में आ गया, सूत्र जरूर याद होना चाहिए। सूत्र VIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है सूत्र, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदुओं -2,6 क्या है? पहले हमें दिया हुआ है -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यहां आपको ज्ञात क्या करना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है सारी चीजें। अब आपको नहीं पता तो अभी ये क्वेश्चन जब मैं लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम तक आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे बदल कर आएगा, लेकिन जब आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो भाई वही फार्मूला लगेगा जो मैं बताने वाला हूं। देखो ए ऑप्शन है हमारा -2,3, V है -2,5, C है -2,8 एंड D है 0,2। अब इसको आप कैसे निकालोगे ये ध्यान से समझना, ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो? सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो आप लिखो सूत्र जो मैं बता रहा हूं। सूत्र क्या है? सूत्र, अब देखो हमारा दो बिंदु है ना, तो वो हमारा, आप यहां x1 क्या है? x1 आपका ये आगे वाला x होगा 1 और ये पीछे वाला x2 होगा, ये जो, अब फिर ये जो पीछे वाला y1 होगा और ये y2 होगा। मतलब ये जो आगे आगे वाले होते हैं -2 ये आपके x1 x2 है, पीछे वाले जो है ये आपका y1 ये y2 है। बस इतना याद रखना। अब आपका सूत्र है x1 प्लस x2 बटे में 2। देखो ऊपर आपके एक है, x1 प्लस x2, तो ये 2 है, क्योंकि ये आपका एक मिलकर 2। अगर यहां x3 हो जाता तो यहां 3 हो जाता, ठीक है। बस इतना याद रखना। तथा अब आपको y1 प्लस y2 बटे में 2। अब आप एक बात याद रखना, यहां आप वैल्यू रख दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन तेज है, ठीक है। अब देखो यहां x1 का वैल्यू क्या है? -2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? वो भी -2 है, तो ये भी -2 है, ठीक है। अब हमारा बटे में 2 है एंड यहां आप कॉमा लगा दो, ठीक है। अब यहां आपका y1 की वैल्यू कितनी है? 6 है, और y2 की वैल्यू 10 है, तो यहां आप बटे में 2 लगा दो। ओके, अब आप ध्यान से समझो, यहां आपका ये हो जाएगा -2 बटे में 2, और ये हमारा हो जाएगा आपका 16 बटे 2, ठीक है। अब यहां आपका -4 बटे 2 हो जाएगा, इसे आप कट करोगे तो ये -2 हो जाएगा, और ये हमारा 16 बटे 2 है, इसे आप कट करोगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि जो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मिलेगा वो एक हमारा -2 है और एक हमारा 8 है, (8). तो यही हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहां गिनती बदल दिया जाए, जहां 2 है वहां 5 कर दिया जाए, तो आप लगा सकते हो ना, तो यही बदल कर आएगा बोर्ड एग्जाम में। केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, यानी कि -2,8। तो -2,8 जहां भी है आप उसको टिक लगा दो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सी वाला, -2,8। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, -2,8। तो यहां से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का, मैंने लिखा भी है, VIMP है। देखो यहां लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, मतलब sin 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। मतलब हम यहां a की वैल्यू कितना रखें, मतलब इन चारों में से एक 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इन तीनों में 4 में से हम a की वैल्यू, जो यहां a है, इसकी वैल्यू कितना रखें कि हमारा sin 2a जो है ये इक्वल हो जाए 2 sin a की। अब आप सोच रहे होंगे, देखो आप यहां कुछ नहीं सोचना है, केवल आप 0 रख दो, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो हर जगह 0 हो जाएगा, और 0 0 दोनों बराबर हो जाएंगे और आपका वो सत्य हो जाएगा। और अगर 30 डिग्री 45 डिग्री रखोगे तो सबका मान अलग अलग ही आएगा। मैंने सारी चीजें चेक करके देखा है, ठीक है।
अब आप ध्यान से समझना कैसे रखोगे, ये आप लोग ध्यान से समझो। जो आप लोगों को यहां है आपका साइन 2a, आप पहले लिख लो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बराबर 2 साइन ए। ओके, 2 साइन ए। अब आप लोग ध्यान से समझो, यहां आपसे क्या कह रहा है कि यहां आप यदि ए की वैल्यू, यदि ए बराबर आप क्या रखो 0 डिग्री, ए बराबर आप क्या रखोगे 0 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको साइन, अब हम साइन 2a चेक करते हैं। साइन 2a बराबर होगा साइन, देखो साइन है और 2 है और a की वैल्यू मैं 0 डिग्री रख देता हूं, तो यहां से हमें साइन 0 डिग्री मिलेगा। और 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितना होता है, 0 होता है। तो साइन, अब हमें ये मिला ना, ध्यान से समझना। अब हमें, अगर मैंने यहां 0 डिग्री रखा तो हमें 0 वैल्यू मिला। अब यहां हम रखेंगे, अगर ये भी 0 आ जाता है तो ये हमारा 0 डिग्री सत्य हो जाएगा। चलो अब हम इसको चेक करते हैं। देखो चेक कर लो, यहां आपका 2 साइन ये है, 2 साइन ये। अब आप ध्यान से समझना, 2 साइन ये है। अब यहां आप 2 इंटू साइन 0 डिग्री रख दो तो 0 डिग्री। अब यहां से आपको 2 इंटू, ध्यान से समझना थोड़ा सा, 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, बराबर 2 में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो हमारा सत्य क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। बिल्कुल राइट है, 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा 0 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है। अगर आप यहां a की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a के। ओके, अब आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 भी आपका त्रिकोणमिति का है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 tan स्क्वायर ये बराबर है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 0। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग एक चीज देखो कि इसमें कॉमन है क्या, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ये और माइनस 9 tan स्क्वायर ये दिया है ना, 9 tan स्क्वायर ये। इसमें आपका 9 तो कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, इसको मैं बगल में समझाता हूं। 9 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां से सेक स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर ये हो जाएगा, tan स्क्वायर ये। मैंने क्या किया, 9 कॉमन ले लिया। अब जब मैंने 9 कॉमन लिया तो इसमें से 9 हट जाएगा, तो यहां आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये। अब आपको एक आपका एक छोटा सा फार्मूला है, चूंकि आप लोगों को ये याद रखना है। कौन सा, कि सेक स्क्वायर ये जो होता है, सेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये के। ठीक है, ये आपका tan स्क्वायर ए के। अब ये फार्मूला आप यहां अप्लाई कर दो सेक स्क्वायर ये के स्थान पर। सेक ये बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ये। अब आप यहां अप्लाई करो, कैसे, देखो यहां आपका 9 है, 9 कॉमन रहने दो और यहां सेक स्क्वायर ये के जगह पर रख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और हमारा एक है माइनस tan स्क्वायर ये। देखो मैं क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कराता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो यहां से मैंने tan a स्क्वायर ए, आपका माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों कट जाएगा। अब यहां से 9 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी आपका 9 आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही है, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने लिया है जो एनसीईआरटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, लिखा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का परिमाप है और क्षेत्रफल, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मतलब जो उसका परिमाप है इक्वल हो क्षेत्रफल के, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां आपको दो सूत्र पता होना चाहिए, एक वृत्त का परिमाप का और एक वृत्त के क्षेत्रफल का। अगर ये दोनों सूत्र पता है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हो बहुत आसानी से। अब आप कैसे लगाओगे ये समझो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है 2 मात्रक, बी है पाई मात्रक, सी है 4 मात्रक एंड डी है 7 मात्रक। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मैंने बताया ना, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे आप लोग यहां समझो, सबसे पहले आप एक चीज मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या r है, क्योंकि मैं r को ज्ञात करूंगा और r ज्ञात हो जाएगा तो समझो त्रिज्या आपका मिल गया। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या r है,
चलो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये आपको समझ में आया। अब वृत्त का परिमाप का फार्मूला बताओ, वृत्त का परिमाप, इसका फार्मूला क्या होता है? अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, ये आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हमारा होगा 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर, परिमाप है ना, और क्षेत्रफल पूछता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो वही अब वृत्त का परिमाप हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बता दिया पहले ही। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर हो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, लेकिन मीटर स्क्वायर यहां रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इनके जो परिमाप हैं ये संख्यात्मक रूप में क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि अब हम इस परिमाप को, जो आपका परिमाप है, इसको क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे। जैसे यहां आप लोग देखो, यहां प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार मैं रख रहा हूं। तो प्रश्नानुसार आपका जो मतलब ये आपका परिमाप है, तो परिमाप है 2 पाई आर, वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मैं कट करूंगा ना, यहां से पाई कट हो जाएगा, एक आर से एक आर कट हो जाएगा। अब एक आर किसके बराबर बचा, एक आर बचा है, वो भी किसके बराबर 2 के, तो यहां से एक आर हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 मात्रक आपका आंसर हो जाएगा, जहां भी हो आप लोग सही का निशान लगा दो, तो ये हमारा 2 मात्रक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप माइंड लगाकर समझोगे तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तित करने पर आकृति का आयतन, ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी पहले के समान, डी 2 गुना। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक ठोस को एक आकृति से, केवल किया क्या गया है कि एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित किया गया है, बस, और कुछ नहीं किया गया है। फिर आपको डायरेक्ट आयतन पूछ लिया है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से 2 ग्राम निकाल लिया गया है, 5 ग्राम, 1 किलो निकाल लिया गया है, कुछ नहीं किया गया ना, केवल आपका एक आकृति से दूसरे आकृति में परिवर्तन किया गया है। मान लो आपका वेलन से कुछ दूसरा चीज बना दिया गया, शंकु बना दिया गया, तो अब आपका पहले के समान रहेगा। अब आप पूछोगे क्यों, तो क्यों का ऑप्शन है कि आपका क्यों समान रहेगा, क्योंकि जितना उसके पास आयतन था उतने ही आयतन में आपकी दूसरी आकृति बनी है। बाहर से ना आयतन लिया गया है ना उसमें से कोई चीज निकाला गया है, तो इसीलिए आपका पहले के समान रहेगा। ये क्वेश्चन आई होप बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन ए है माध्य, बी है आपका बहुलक, सी हमारा है माध्यिका, एंड डी है मानक विचलन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से जो हमारा मानक विचलन है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन सा, मानक विचलन। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 1 से 9। 1 से 9 की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना, कहीं कहीं पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए है 9, बी है 5, सी है 8, डी है 3। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, सबसे पहले आप एक बात याद रखना कि समांतर माध्य जो होगा ना, यहां मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं समांतर माध्य। ठीक है, ये शॉर्टकट है, सा से समांतर, यम से मा से माध्य। अब यहां सबसे पहले आप 1 से 9 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहां से 9 तक आपने गिनती लिख लिया। अब इसको एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 9 है ना, तो 9 आप जितना आपका ऊपर अंक है ना उतना से नीचे भाग दे दो। लाइक इज 9 है तो 9 ही रहेगा, यहाँ नहीं 9 ही रहेगा। अब इसको जोड़ लो, लाइक इज आप इसे जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 और 2 आपका, इसको जब आप काउंट करोगे तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 45 के। किसके, 45 के बटे 9, ये बराबर हो गया 9 × 5 = 45। तो इसका समांतर माध्य कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां आपका 5 बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका समांतर माध्य 5 आएगा। इसको आप काउंट कर लेना, 45 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। तो ये अगर आप 12 क्वेश्चन मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो आपका समझ लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये जो मैंने लिया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ये सारे आपको पढ़ा दिया। ये वीडियो पसंद आया हो आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कर दो, और मैं आप लोगों को क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज तैयारी कराया जाएगा सारी चीजें। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।